हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज चल क्लास 9th के एक्सरसाइज 3 को जो पढ़ रहे थे हम सभी, बल तथा गति के नियम, जिसका इंग्लिश होता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने इसमें बहुत सारे बात को जाना था और शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोग का लास्ट टॉपिक था इसके पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को शायद बताया था कि बल का व्यंजक निकालने के लिए मैंने बताया था, प्रूव किया था। आई थिंक F बराबर m/a है ना। देख लेंगे आप लोग भी कहाँ तक है। तो और साथ ही साथ मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ तक मैं आप सभी बच्चों को समझा चुका था। तो आज चलिए हम पढ़ते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम को, है ना। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का तृतीय गति नियम, है ना। तो काफ़ी आसान है। न्यूटन के तृतीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम। चलिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम सभी कहेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहता है इसका लॉ कि किन्हीं दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में जो भी क्रिया होती है, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल बराबर परिमाण के होते हैं किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, इसे ही न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। डेट मीन्स हमारा कहने का मतलब यह हुआ कि सर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मान लीजिए ये हमारा हथेली पहली वस्तु है और ये जो व्हाइट बोर्ड है हमारा दूसरा वस्तु है। अगर हम अपने इस पहली वस्तु से, हथेली से, अगर इस व्हाइट बोर्ड पर 5 न्यूटन का इस तरह से बल लगाएंगे तो यह व्हाइट बोर्ड दूसरी वस्तु जो है हमारे हथेली पर भी 5 न्यूटन का बल लगाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि सर किंतु दिशा विपरीत होगा। अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो वो फोर्स इधर लगा रहा है ना। तो हम यह इस इतना सारा कंक्लूजन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सर यही तो बात हो रहा है, F बराबर -F, है ना। माइनस यहाँ पे जो है निगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को। अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर पहली वस्तु द्वारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाएगा, दोनों बराबर लगाएगा, किंतु इसके आगे माइनस का साइन लगेगा और यह निगेटिव साइन शो करता है, निगेटिव साइन दर्शाता है डायरेक्शन को। और कैसे डायरेक्शन को? अपोजिट डायरेक्शन को। तो इस लॉ को ही, इस नियम को ही न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। तो इसे हम फाइनली कह सकते हैं कि दो वस्तुओं की अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल समान परिमाण का, देखिए समान परिमाण का किंतु विपरीत दिशा में होता है। इसे ही न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। और आगे चल के अगर हम जाएंगे तो देखेंगे इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हुए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करेंगे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत का फॉर्मूला को देखेंगे किस प्रकार से वो आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इन्हीं बातों को स्टेटमेंट लिखता हूं। अगर परिभाषा कहेगा तो इसका परिभाषा हम सभी बच्चे लिखेंगे
लिखेंगे क्या, दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल समान परिमाण का किंतु विपरीत दिशा में होता है, इसे ही न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। तो फाइनल यह हो गया। डेट मीन्स इसका मैथमेटिकल कंक्लूजन हो जाएगा F बराबर -F, है ना। कितनी भी वस्तु है, अगर हम किसी भी बच्चे को पीटते हैं स्टिक से, तो स्टिक पहली वस्तु हो गया और आपका हथेली दूसरी वस्तु हो गया। अगर स्टिक से किसी बच्चों के हाथ पर अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे तो उस स्टिक आपके हथेली से उस स्टिक पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, और सिर्फ चेंजेस होता है कि अलग डायरेक्शन होता है, वहाँ पर भी आपका न्यूटन्स का तृतीय गति नियम फॉलो हो रहा है। तो मैंने देखा और समझा कि सर दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल समान परिमाण का किंतु विपरीत दिशा में लगता है। इस नियम को ही, इस कॉन्सेप्ट को ही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो आगे चलिए इसके कुछ उदाहरण को जानेंगे। दैनिक जीवन में कौन कौन से उदाहरण हैं जहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है ना। तो हम देखेंगे न्यूटन के तृतीय गति नियम के कुछ एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल है जैसे तैरना या नाव खेना, नाव से किनारे पर कूदना और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो ये किस प्रकार से इन सभी कामों में न्यूटन का तृतीय गति नियम लगता है जानेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि तैरना या नाव खेना में न्यूटन के तृतीय गति नियम किस तरह से काम करते हैं, तो बोलेंगे कि अगर मान लीजिए तैरता कौन है, तैराक तैरता है। तैराक नाव खेना आप देखे होंगे, नाव जो होता है एक लकड़ी से पानी को इस प्रकार से करता है। एक तैराक जो भी होता है वो पानी में आगे बढ़ने के लिए पानी को हाथों और पैरों से पीछे की ओर धकेलता है। पानी द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया के कारण तैराक आगे बढ़ता है। इसी प्रकार नाविक पतवार से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिसकी प्रतिक्रिया में पानी नाव को आगे की ओर धकेलता है। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि चाहे तैराक हो या पतवार जो है तैराक अपने हाथों और पैरों से और नाविक जो है अपने पतवार से पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी जो है
उसे आगे की ओर धकेलता है और डायरेक्ट समान परिमाण का होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। उसी प्रकार से नाव से किनारे पर कूदना, जब आप नाव पर से उतरेंगे नदी के किनारे तो आप देखेंगे कि जैसे उतरेंगे नाव पीछे हट जाती है और आप आगे हट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहता है जब हम नाव से नदी के किनारे पर कूदते हैं, जब हम नाव से नदी के किनारे पर कूदते हैं तो नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर धकेलते हैं। इससे नाव झटके से पीछे की ओर हट जाती है। इससे नाव क्या होती है? झटके से पीछे की ओर हट जाती है तथा उसके द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में लगाए गए बल के कारण हम आगे की ओर कूद जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी न्यूटन का तृतीय गति नियम का कॉन्सेप्ट लागू होता है। उसी तरह से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। जैसे सूर्य जो है पृथ्वी को खींचता है तथा पृथ्वी भी सूर्य को उतने ही परिमाण के बल से अपनी ओर खींचता है। उसी प्रकार पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है तथा चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर उतने ही परिमाण के बल से खींचता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। कोई भी काम करते हैं जैसे व्हाइट बोर्ड पर मारे, यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमने न्यूटन के तृतीय गति नियम को जाना। क्या है न्यूटन का तृतीय गति नियम, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को जाना, आपके किताब में भी आएगा तो आपको बताना है। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है संवेग संरक्षण। हम जानेंगे क्या संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। इसके लिए हम व्यंजक भी निकालेंगे। जैसा कि मैंने बताया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को F बराबर माइनस F को यूज करते हुए संवेग संरक्षण के सिद्धांत को प्रूव करेंगे। तो आइए जानते हैं कि संवेग संरक्षण का कॉन्सेप्ट क्या है ना। आप सभी बच्चे जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा, अगर आपके इंस्टीट्यूट से कोई भी वीडियो कोई भी टीचर अगर अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आपका वो क्लास मिस ना हो। तो इसलिए आप वीडियो देखते हैं तो ये काम करने के लिए ना भूलें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आपका है संवेग संरक्षण। मैंने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में संवेग का चर्चा किया था, है ना। P बराबर m भी यूज भी किया था उस फार्मूला को। तो आज जानेंगे संवेग संरक्षण, वही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो मेरा टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको मैंने न्यूटन के द्वितीय गति नियम में संवेग के बारे में बताया था। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं फिर से कि संवेग क्या है। संवेग जो है मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था P बराबर m/v। m आपका मास है, v आपको वेलोसिटी है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम कहलाता है ना। जैसे मैंने इसका SI यूनिट भी बताया था, मास को kg में मेजर करते हैं और वेग को वेलोसिटी को मीटर प्रति सेकंड में मेजर करते हैं। तो संवेग का SI यूनिट होता है kg मीटर प्रति सेकंड होता है। तो संवेग को आपको क्या बताएं, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो संवेग संरक्षण क्या है, तो मैंने आपको न्यूटन के द्वितीय गति नियम में कहा था कि सर संवेग जो है
संवेग जो है यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो, यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसके संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। और हम लोग इसे ही, इस कथन को ही, इस तथ्य को ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगर इसी बात को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कहेंगे कि किसी वस्तुओं के संयुक्त निकाय का कुल संवेग, कोई भी वस्तु है उसका जो भी टोटल मोमेंटम होगा, कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित का अर्थ हुआ वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वह हमेशा बना होता है ना। संवेग कभी भी नष्ट नहीं होता, उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। और यह कब तक संरक्षित रहता है? यह तब तक संरक्षित रहता है जब तक कि उस वस्तु पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आरोपित ना हो, कोई भी बाह्य आरोपित ना हो। इसी नियम को, इसी मेथड को, इसी कॉन्सेप्ट को संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन पूछे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है तो आप स्पष्ट रूप से यही बात लिखेंगे कि वस्तुओं के संयुक्त निकाय का कुल संवेग तब तक संरक्षित रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे या कोई बाह्य बल आरोपित न हो। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो अब चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत को लिखकर प्रमाणित करें, यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत हुआ जो मैंने लिखा, वस्तुओं के संयुक्त निकाय का कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब बारी है कि सर इसको प्रमाणित कैसे करेंगे। इसे प्रमाणित करने के लिए मैं कुछ पिक्चर्स की मदद को मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, तब देखेंगे किस प्रकार से प्रमाणित होगा। तो देखते हैं। चलिए इसका प्रमाण देखेंगे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत को जो प्रमाणित करेंगे तो इसका प्रमाण में मैंने ये चित्र बना लिया। मैंने इस चित्र में लिखा कि मान लिया कि M1 तथा M2 द्रव्यमान का दो गोला A और B, ये जो दो गोला है, एक गोला A है और एक गोला B है, किसी चिकने क्षैतिज तल पर एक सरल रेखा पर एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में गतिशील है, एक ही दिशा में एक ही दिशा में क्रमशः U1 तथा U2 वेग से गतिशील है। मैंने क्या कहा? मान लिया कि M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो गोले A और B किसी चिकने क्षैतिज तल पर एक सरल रेखा में U1 तथा U2 वेग से एक ही दिशा में गतिशील है। मान लेते हैं कि U1 का मान U2 से अधिक है। क्या मान लेते हैं? ध्यान देने योग्य बात है कि मान लिया U1 का मान U2 से अधिक है, जिससे कुछ दूरी पर चलकर, ये भी गतिशील है, ये भी गतिशील है, कुछ दूरी पर चलकर दोनों आपस में टकरा जाता है। दूसरा कंडीशन में देखेंगे, दोनों गोला क्या हुआ, M1 तथा M2 द्रव्यमान की वस्तु दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद अब किसी चीज में अगर कोलाइड होगा, टकराएगा तो वे दूर हो जाएगा आपस में। जब दूर होंगे तो ये M1 द्रव्यमान का जो भी वस्तु है और M2 द्रव्यमान का जो गोला है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा। जब अलग होगा तो
मान लिया कि टक्कर के बाद का उसका वेग v1, A तथा B का वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाता है। कितना हो जाता है? v1 तथा v2 हो जाता है। मैंने जो भी बातें यहाँ पे पिक्चर में बनाया वही बातें हूबहू इस तरफ लिख लेना है। क्या लिखना है कि मान लिया कि M1 तथा M2 द्रव्यमान का दो गोला A तथा B किसी चिकने क्षैतिज तल पर एक सरल रेखा में U1 तथा U2 वेग से गतिशील है। U1 का मान U2 से अधिक है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों गोला आपस में टकरा जाते हैं। मान लिया कि टक्कर के बाद M1 तथा M2 द्रव्यमान की वस्तु दोनों अलग हो जाता है, जिसका A तथा B का वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाता है। तो गोले A के संवेग में तो हम कह सकते हैं, यहाँ स्टेटमेंट लिखने के बाद लिखेंगे कि कह सकते हैं क्या, अतः गोले, इसके पहले स्टेटमेंट होगा, मैं बार बार कोई बच्चे छोड़ेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? अतः वस्तु A के संवेग में परिवर्तन, कितना परिवर्तन होगा बताइए? संवेग में अगर परिवर्तन होगा, परिवर्तन मैंने आपको बताया था, संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो फॉर्मूला हो रहा है P बराबर होता है m इंटू भी होता है। तो आप बताइए यहाँ पे संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो मैं लिखूंगा कि m1 v1 क्या लिखूंगा? A का m1 v1 माइनस m1 u1 क्या लिखेंगे? A में परिवर्तन कितना हो रहा है? ये u1 से हो रहा है v1 में। A का ये A गोला है, ये भी A है ना? तो इसका लिखेंगे। तो वस्तु में परिवर्तन u1 बदल रहा है v1 में, ध्यान देने योग्य बात है। m द्रव्यमान का वस्तु u1 बदल रहा है किसमें? v1 में। तो m1 के साथ क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा, और m1 के साथ क्या हो जाएगा? u1, क्योंकि आप परिवर्तन लिखते हैं v माइनस u, यही तो अंतर है। तो v वाला दोनों m का है, देखिए m1 के साथ v1 हो जाएगा और m1 के साथ u1 हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा m1 माइनस v1 माइनस m1 माइनस u1। अब गोला B का तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा? और गोले B के संवेग में परिवर्तन, तो आप बोलेंगे B में m2 वाला सेम कंडीशन m2 v2, क्या लिखेंगे? m2 v2 माइनस, बोलिए m2 u2। कोई दिक्कत क्या? अगर दिक्कत हो रहा है तो आप याद करें कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम में मैं लिखा था संवेग में परिवर्तन किधर, आप लिखे थे सर v माइनस u, याद है? तो बोलिए v माइनस u है तो इसके साथ भी m1 द्रव्यमान का ये है आपका वेलोसिटी, ये भी m1 का दोनों हो जाएगा, संवेग हो रहा है ना? तो m1 v1 लिख सकते हैं माइनस m1 u1 लिख सकते हैं, वही बात तो मैं यहाँ पे किया। उसी तरह m2 है तो सिर्फ चेंज हो जाएगा वैल्यू, m2 v2 माइनस m2 u2, है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है। तो इतना लिखने के बाद उसके बाद कहता है कि इसमें परिवर्तन का दर, ये मैंने परिवर्तन बताया ना कि परिवर्तन की दर। तो क्या बताइए, हम इसको लिख सकते हैं
कि अतः वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर अगर हम लोग लिखें, आइए नीचे लिखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा उसको लिखने के पहले परिवर्तन निकालें, तो हम लोग लिख लेते हैं, दर निकाल लेते हैं। यहाँ पे वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन की दर होगा तो परिवर्तन कितना हुआ हमारा, m1 v1 माइनस m1 u1। दर मतलब समय, समय से डिवाइड कर देंगे, हो गया t, है ना। उसी तरह वस्तु लिखेंगे उसी प्रकार, वस्तु B के संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, वस्तु B का क्या है, m2 v2 माइनस m2 u2, कोई दिक्कत नहीं। तो वस्तु क्या हो जाएगा, B के संवेग में परिवर्तन की दर होगा तो सर यही ऊपर वाला बात को लिखकर m2 v2 माइनस m2 u2 बटे t, आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, लिख दिया स्टेटमेंट कि सर माना m1 तथा m2 द्रव्यमान की वस्तु जो है A तथा दो गोला A तथा B किसी क्षैतिज तल पर एक सरल रेखा पर एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिशील है। मान लिया कि u1 का मान u2 से अधिक है, जिसे कुछ दूर चलकर ये गोला आपस में टकरा जाता है। टकराने के फलस्वरूप m1 तथा m2 द्रव्यमान का वस्तु का वेग जो है क्रमशः v1 तथा v2 हो जाता है। तो इसीलिए लिखा मैंने परमात्मा वस्तु A के संवेग में परिवर्तन हुआ, m1 u1 बदल के हो गया m1 v1, तो m1 v1 लिखे। कौन किससे बदल कर हो गया, ये अंतर तो अपोजिट घटाते हैं, तो यहाँ पे परिवर्तन निकला, तो इसी का दर सिर्फ समय जोड़ दिए। उसी प्रकार B में निकाले m2 v2 माइनस m2 u2 बटे t। अब सोचने योग्य बात है कि सर टक्कर के कारण वस्तु A पर जो फोर्स लगा था, यह फोर्स F1 लगा था, और इस B पर क्या लगा था, F2 फोर्स लगा था। मान लेते हैं F1 और F2 फोर्स लगा था। तो याद करेंगे न्यूटन के, इसे मिटा देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा स्पेस का कमी है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। याद रखेंगे क्या वैल्यू है, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से याद करेंगे, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, किस लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो लिख सकते हैं, बताइए फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका F1 के बारे में लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे F1 बराबर m1 v1 माइनस m1 u1, और F2 के बदला लिख सकते हैं m2 v2 माइनस m1 इधर था तो क्या हो जाएगा m2 u2, है ना। तो ये मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। अब आते हैं, लिखते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम से, न्यूटन के तृतीय गति
नियम से मैंने पढ़ाया अभी जस्ट F बराबर माइनस एफ। तो F बराबर F1 है और क्या है माइनस F2 है। तो F1 के बदला हम क्या लिख सकते हैं, F1 के बदले सॉरी यहाँ पे T जो है छूट गया, यहाँ भी T और यहाँ भी क्या होगा T, है ना, क्योंकि न्यूटन का द्वितीय गति नियम तो आप संवेग में परिवर्तन की तरह उसके बल के समानुपाती होता है ना। तो चलिए, तो F1 के बदला क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 बटे क्या लिख सकते हैं T, फिर माइनस है तो F2 के बदला क्या लिख सकते हैं m2 v2 माइनस m2 u2 बटे T, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यह T और यह T नीचे नीचे कट जाएगा। तो अब देखेंगे तो मेरा बच गया, इसको मिटा देते हैं ऊपर, मेरा वैल्यू बच गया m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर हो गया माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m1 v1 प्लस, सेम कास्ट को एक तरफ लेके आ जाते हैं, v1 था तो v वाला गप को इस तरह, तो माइनस में है तो प्लस में होगा, क्या हो जाएगा प्लस m2 v2। चलिए अब क्या था m2 u2 था, इसको भी जात के पास लेके चले जाते हैं, कास्ट के माइनस से प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस m1 u1 हो जाएगा। तो हम इसको अगर सीधा करके लिख दे तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा करके लिख सकते हैं, पहले ABCD में u आता है तो u वाले को लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m2 u2 प्लस m1 u1 बराबर m2 v2 प्लस m1 v1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, डेट मीन्स दोनों संवेग इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए अतः टक्कर के पूर्व, ये टक्कर के पहले का है, टक्कर के पूर्व का कुल संवेग तथा टक्कर के बाद का कुल संवेग दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि टक्कर के पूर्व, ये टक्कर का पहले का कुल संवेग तथा टक्कर के बाद का कुल संवेग दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है, साबित हो जाता है कि वस्तुओं के संयुक्त निकाय का कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो, तब तक दोनों वस्तुओं का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो हमने प्रूव कर दिया संवेग संरक्षण के सिद्धांत को। काफ़ी आसान है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर समझ में नहीं आए तो एक दो बार आप वीडियो को इसकी पीछे करके देख लेंगे, या नहीं तो फिर भी समझ में नहीं आए तो इसको उतार के अच्छे से आप कॉपी में एक से दो बार बनाएंगे, समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को। अगर नहीं आएगा तो आप
को जैसा कि जानते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज जो है आपका तीसरा लेसन जो है ख़त्म हो गया फिजिक्स का। तो अब जो है मैं अगले क्लास में फिजिक्स को कुछ दिनों के लिए स्टॉप करूँगा, या तो नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री शुरू करेंगे या नहीं तो बायोलॉजी, दोनों में से किसी एक को शुरू करेंगे। तो आज का होमवर्क रहा कि सर यदि चैप्टर 3 का पूरा फेयर करना है। होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि फिजिक्स में लेसन 3 का पूरा फेयर करना है, और यह कल 7 बजे के पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आप जानते हैं, इस पर आपको अपना होमवर्क 7 बजे के पहले भेजना है। तो आप सभी अच्छे राइटिंग में, हैंड राइटिंग में अपना फेयर कंप्लीट करके रखेंगे। जैसे ही इंस्टीट्यूट खुलेगा फर्स्ट दिन ही आपका सारा फेयर सबमिट कर लिया जाएगा, आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप फेयर करें। सो यह जो चैप्टर का एक्सरसाइज आपका 3 जो है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप फेयर कर सकें। तो आप फेयर अच्छे से करके भेज देंगे। आपका चैप्टर 3 खत्म हो गया। यहीं पे अपने क्लास को एंड करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।